हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग यूपीएससी प्रीलिम्स। हमारा जो एक्स्ट्रा एज सीरीज है उसमें हमने जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट की है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दैट। बट जो हमारा ये पूरी सीरीज है एक्स्ट्रा एज सीरीज प्रीलिम्स का, इसका मेन पर्पस यही है कि आप इसके साथ साथ अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहें। और रिवीजन इज द की टू गेट गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स, क्योंकि रिवीजन के साथ जो चीज है उससे जो आपकी एरर्स हैं प्रीलिम्स में वो कम हो जाएंगी। और दूसरा, जब आप ये लेक्चर लगा रहे हैं, ट्राई टू राइट डाउन की पॉइंट्स ताकि आप एक्टिवली लेक्चर को लगा सकें, इसको सिर्फ सुने नहीं, ताकि आपकी रिवीजन और इफेक्टिव हो सके। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, या जो आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं या जो कोई भी आपने सोर्स फॉलो किया है उसको खोल के साथ में रिवाइज करते रहें। दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल। ये एवरीडे 5:30 AM आते हैं ताकि आप में थोड़ा डिसिप्लिन भी आ सके, इसका ये पर्पस है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर। अब हमने जो पहले क्लास में किया था उसमें हमने खत्म किया था वो लेक्चर विद टॉपिक टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, यहां पे हमने खत्म कर दिया था। अब हम आज स्टार्ट करते हैं, एक प्रिंसिपल है दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, और एक और डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो हम इन दोनों को करेंगे आज, और उसके बाद हम चले जाएंगे फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में, विच इज द वेरी की इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इस पे बहुत पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा एनालिटिकल पूछा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो पूरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या प्रमोट करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार की पावर्स को कम कर देगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रहा है इंडायरेक्टली? लिमिटेड गवर्नमेंट। अब लिमिटेड गवर्नमेंट को अचीव करने का एक तरीका है, जो ये प्रिंसिपल हमारे संविधान में भी है और ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर, एसओपी। अब ये क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे ये लिमिटेड गवर्नमेंट प्रमोट करता है? अब एक चीज समझें, जब पुराने टाइम पे हमने उस दिन भी देखा था क्लास में कि जो मॉडर्न हमारे सोसाइटी है, उस मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन इज द की। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है सरकार को चलाने में, स्टेट को चलाने में। और इन केस ऑफ मिडिवल टाइम्स जो रोल था वो किसका था? वो रिलीजन का रोल हुआ करता था इन दैट मैटर्स। तो रिलीजन का रोल पहले था, अब कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है। और इसी चीज के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंश्योर करता है कि जो पहले रिलीजन के अंडर किंग था वही सारे काम करता था, लॉ मेकर भी वही था और लॉ इंप्लीमेंट करने वाला भी वही इंसान था, एक किंग। और अगर लॉ के को डिस्प्यूट आता है उसको एडजुडिकेट भी वही करता था। तो लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंट करने वाला और लॉ एडजुकेट करने वाला वही इंसान था। तो अगर कोई इंसान लॉ बना भी रहा है, लॉ को इंप्लीमेंट भी कर रहा है और लॉ को एडजुकेट भी कर रहा है कि लॉ सही है या गलत, तो इसमें आ जाएगा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसको दूर करने के लिए हमने बोला कि ये तीनों काम अब एक ऑर्गन नहीं करेगा, एक इंसान नहीं करेगा। दीज फंक्शंस विल बी डिवाइडेड अमंग थ्री ऑर्गन्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये लॉ बनाएगा, ये लॉ को इंप्लीमेंट करेगा और ये लॉ को एडजुडिकेट करेगा। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल आया कि क्या ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। तो अगर हम देखें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेपरेशन ऑफ पावर के? दो ऑब्जेक्टिव है। पहला है कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर से क्या होता है? अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती हैं। सो इनडायरेक्टली क्या प्रिवेंट कर रहा है ये? अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनने से रोक रहा है, या टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनने से रोक रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी। अब मुझे एक चीज बताएं, जब पावर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगी, जहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जहां पे रूल ऑफ किंग होगा, यहां पे क्या था? रूल ऑफ किंग है। तो यहां पे अगर रूल ऑफ किंग है तो उस रूल ऑफ किंग के कारण क्या इंपैक्ट होती थी? लिबर्टी ऑफ पीपल।
क्योंकि आप ये मान लें कि जहां पे सरकार की पावर ज्यादा है वहां लिबर्टी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पावर क्या सरकार की कम है, मतलब स्टेट की पावर क्या लिमिटेड है, तो इट विल प्रमोट लिबर्टी। तो सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया क्या प्रमोट करता है, लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगर इसका हम सेकंड ऑब्जेक्टिव देखें तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज टू प्रमोट लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर पेपर में आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या इंश्योर करता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का कोर चीज है कि पावर कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, स्टेट अथॉरिटेरियन नहीं बनेगी। उसका इंडायरेक्ट मतलब क्या है कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल होगा। तो दीज टू आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स ने पूछा था कि क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर का मेन ऑब्जेक्टिव, वो यही है कि आपकी पावर क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, डिवॉल्व होनी चाहिए। अब डिवॉल्व का मतलब ये नहीं है कि पावर सेंटर से स्टेट जानी चाहिए। डिवॉल्व का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज दिस। और ये क्या है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। तो कल हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिंपली मींस कि पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट द सेंटर लेवल। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी सेंटर में, स्टेट्स में, या उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट्स में। तो जो ये वर्टिकल डेवोल्यूशन है, जो वर्टिकल डेवोल्यूशन है, दैट वर्टिकल थिंग इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये प्रिंसिपल कहां इंपॉर्टेंट है, दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कौन इंश्योर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट। आया समझ में यहां तक। अब नेक्स्ट आता है वही प्रिंसिपल, कौन सा, सेपरेशन ऑफ पावर। वो सेपरेशन ऑफ पावर वर्टिकल नहीं है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हमने अभी देखा सेपरेशन ऑफ पावर इज अ हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट। और इसमें हॉरिजॉन्टल में है व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। आपका ये काम सेंटर लेवल पे भी होगा, आपका यही काम कहां होगा, आपका यही काम स्टेट लेवल पे भी होगा। इट मींस when we talking about this separation, this is called as separation of power। जब हम ये बात कर रहे हैं that is distribution of power। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ में। अब हम पढ़ते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया है कहां से आया है। दिस आइडिया वाज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। भाई यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इंक्लूड्स दिस फिलॉसफी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये कहना कि यूएस के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया है दैट इज डायरेक्टली मेंशन्ड, नो, बट वी सी द सीड्स ऑफ दिस फिलॉसफी इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है वहां पे। अब अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो हमें समझना पड़ेगा कि यूएस के केस में देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लें। वेरी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे इसको समझने के लिए हमें बेस्ट तरीका क्या है, हम इसे कंपेयर करते हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेपरेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, ये सेपरेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, इट इज लाइक दैट। अब अगर इंडिया के केस में देखें तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो पावर में तभी रह सकता है जब तक वो हाउस का, लोकसभा का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है। मतलब हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, ये गिर सकती है अगर पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते। तो मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, और वो प्रिंसिपल होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब इंडिया के केस में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, और यहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इन इंडियाज केस एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर फॉर देयर सर्वाइवल। उसको बोल देते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, 75 क्लॉज 3 में। ये प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ऐसा? बिकॉज वी फॉलोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट है, और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का की फीचर है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का की फीचर क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बट ये चीज जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन लेजिस्लेचर। यूएस के प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल है और वो 4 साल तक पावर में रहेगा, उसको वहां का कांग्रेस सेनेट हटा नहीं सकता। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? और जो लॉ मेकिंग पावर है वो अपनी कांग्रेस की अलग है। तो हमारा उस सेंस में क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यूएस में बहुत ही क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्योंकि अगर यहां पे यूएस में एग्जीक्यूटिव इस पे डिपेंडेंट नहीं है और लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव प्रोरोग और डिसॉल्व नहीं कर सकता है, पर यहां पे एग्जीक्यूटिव कैन डिसॉल्व एंड प्रोरोग द हाउस। मतलब इन केस ऑफ यूएसए ना तो ये इस पे डिपेंडेंट है ना ये इस पे डिपेंडेंट है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। बट इन केस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का केस है, वहां ये इस पे डिपेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट है, और जो हमारा लेजिस्लेचर है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर इज डिपेंडेंट अपॉन एग्जीक्यूटिव, ये इस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो एक फीचर होता है उसमें, समझ लें, हमने आपको पहले बताया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब क्या होता है? अगर एग्जीक्यूटिव को हटाना हो तो लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हटा सकता है, और जो लेजिस्लेचर है अगर ये चल रही है, इसे प्रोरोग करना है, प्रोरोग करना है या इसे डिसॉल्व करना है, तो वो कर सकती है कौन? एग्जीक्यूटिव। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन लेजिस्लेचर। प्रोरोग और डिसॉल्व का मतलब है लेजिस्लेचर इज डिपेंडेंट अपॉन एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या होता है? आपने जो लोकसभा बनाई, आपने वो लोकसभा ही भंग कर दी, अब आपको नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। प्रोरोग का मतलब होता है जो लोकसभा का सेशन चल रहा है, आपने सेशन ही खत्म कर दिया। एडजर्न का मतलब होता है आपने जो चल रहा था उस लोकसभा का सेशन का जो वो सीटिंग थी, आपने वो खत्म कर दी। एडजर्नमेंट का मतलब होता है आपने हाउस की जो सीटिंग चल रही है उसे एडजर्न कर दिया, हाउस दोबारा मिलेगा, उस सेशन में ही दोबारा मिलेगा। प्रोरोग में आपने सेशन ही खत्म कर दिया, विंटर सेशन खत्म कर दिया। क्या कर दिया आपने? हाउस को प्रोरोग कर दिया। डिसॉल्व मतलब आपने लोकसभा ही खत्म कर दिया, नए इलेक्शन होंगे, नए एमपी आएंगे। पर यूएस के केस में ना तो ये प्रिंसिपल है ना ये प्रिंसिपल है, और इसलिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। ये प्रिंसिपल्स इंडिया के केस में है, तभी वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहां पे है। जैसे आप ब्रिटेन में देखेंगे, वहां पे भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि वहां पे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन केस ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। और यूके में एग्जीक्यूटिव इज सब ऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। अब यहां तक समझ में आया आपको? अब यहां से एक चीज और आती है समझ में, कि अगर मान लो इन केस ऑफ यूएसए हमारा क्या है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। वहां पे क्या है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमने पहले पावर, 3 काम थे, ये हमने लिख दिए, एग्जीक्यूटिव का काम, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का काम कौन कर रहा था? वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज किंग। हमने ये काम अलग अलग कर दिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर। दिस इज अ टाइम पीरियड जब हम बात करते हैं मिडिवल सोसाइटी की, एंड दिस इज अ मॉडर्न सोसाइटी। और मॉडर्न सोसाइटी का एक आइडिया क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। अगर ये चीज हम कर दें और हम बोलें कि ये तीनों अलग अलग काम करेंगे, इन तीनों के काम में कोई एक दूसरा ऑर्गन इंटरफेयर नहीं करेगा, अच्छी बात तो है, पर देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। ये ना हो कि एग्जीक्यूटिव अपना काम अपनी मनमर्जी से करे, मतलब एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन अपने आप में क्या बन जाए? अथॉरिटेरियन। तो ये भी प्रॉब्लम है ना। तो आपने एक इंसान को अथॉरिटेरियन नहीं बनने दिया, आप सेपरेशन ऑफ पावर लेके आए, पर आपने स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दी, ये एक दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। देन देयर कैन आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि ईच ऑर्गन कैन बिकम अथॉरिटेरियन। तो उसको बचाने के लिए वी केम आउट विद अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इसको खत्म करने के लिए, डर को, एक डॉक्ट्रिन आई, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो अगर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रखता है, पर उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज जो हमारा
वहां का यूएसए का एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को अगर कोई काम करना है तो उसके लिए उसको कांग्रेस का या हाउस का, सेनेट का अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो प्रेसिडेंट कैन बिकम अथॉरिटेरियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को जजेस को अपॉइंट करना है, देन दैट इज अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर आल्सो। अगर लेजिस्लेचर को कोई बिल पास करना है तो वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर मान लो प्रेसिडेंट ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने कोई ट्रीटी साइन की, इंटरनेशनल ट्रीटी, तो उसे जाके लेजिस्लेचर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जजेस अगर कोई काम करते हैं गलत तो उनको कौन इंपीच कर सकता है? उसको हाउस इंपीच कर सकता है। तो ये तीनों ऑर्गन अलग अलग काम करेंगे, उनके जो फंक्शन है, इन दैट फंक्शन एरिया नो ऑर्गन कैन इंटरफेयर। बट टू इंश्योर कि ऑर्गन अथॉरिटेरियन ना बने, वी इंश्योर द डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे या अपनी पावर को एक्सीड ना करे। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और इंडिया के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, बट हां ये सेपरेशन स्ट्रिक्ट वाली नहीं है इन केस ऑफ इंडिया। अब हम समझते हैं कि इंडिया के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर किस किस तरह से हमें दिखती है, तो इसको समझते हैं। अब इंडिया के केस में जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये कैसे दिखती है? अब इसको देखने का एक तरीका है। एक तो हमें समझ में आ गया कि यहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और दूसरी हमारा क्या है, जुडिशरी थोड़ा अलग है। ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, और इंडिया में एग्जीक्यूटिव ज्यादा डिपेंड करता है लेजिस्लेचर पे। अब ये इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि आपको ये बता दिया हमने कि ये अपने सर्वाइवल के लिए इस पे डिपेंडेंट है, और अगर ये इसके सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है तो ये इसको भी गिराया जा सकता है बाय एग्जीक्यूटिव। तो दोनों गिव एंड टेक वाला काम है। तो इनके फंक्शनल एरिया में सेपरेशन थोड़ी सी फ्यूज्ड है, स्ट्रिक्ट नहीं है। आया समझ में यहां तक? जैसे एक हमारा आर्टिकल है, अगर आप जाके देखेंगे, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको हमने फर्स्ट क्लास में बताया था। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ है कि हमें एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करना है। हमारे संविधान में ये नहीं लिखा कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से अलग करना है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये लिखा है आर्टिकल 50 में कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना है। क्योंकि आप देखेंगे पहले टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, whose powers were executive as well as judiciary। तो हम बाद में सीआरपीसी 1973 लेके के आए, तो उसमें हमने इसको जुडिशरी पावर से अलग कर दिया टू इंश्योर ये सेपरेशन ऑफ पावर बना रहे। तो इंडिया के संविधान में ये हमारी डॉक्ट्रिन हमें दिखती रहती है, बट मेन चीज क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में फ्यूज्ड है, और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस तो है ही है। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की, तो तीनों ऑर्गन है। हम पता है कि जो लेजिस्लेचर है वो जजेस को इंपीच भी कर सकता है, मतलब जजेस को हटा भी सकता है, रिमूव भी कर सकता है अगर जजेस कुछ गलत काम करते हैं, मिसबिहेवियर होता है, तो मिसकंडक्ट होता है। तो उसके कारण जजेस पे कौन चेक रख रहा है? लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर पे चेक रखता है कौन? जुडिशरी, थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर जजेस को लेजिस्लेचर पे और एग्जीक्यूटिव पे चेक रखने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेचर पे जुडिशियल पावर के थ्रू चेक रखती है। लेजिस्लेचर पे चेक रखती है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पे जुडिशरी, जुडिशरी पे चेक रखता है लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव पे चेक कौन रख रहा है? जुडिशरी। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पे चेक रख पाए, ताकि ये अपनी पावर का मिसयूज ना करें, ताकि अगर सेपरेशन हो भी गई तो सेपरेशन होने के बाद भी उस सेपरेशन का मिसयूज ना हो। और इससे आइडिया आता है एक आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि इस चेक्स एंड बैलेंसेस में मेन प्रिंसिपल क्या है? जुडिशियल रिव्यू। अब एक चीज ये समझें, इस जुडिशियल रिव्यू को समझने से पहले, कि जो हमारे संविधान का कॉर्नर स्टोन है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो हमने आप अभी डिस्कस किया है
these philosophical और analytical questions can be asked in UPSC prelims। पहले पूछे गए हैं, अब भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इतनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? कॉर्नरस्टोन, उसे बोल देते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अगर सेपरेशन ऑफ पावर ये इंश्योर कर रहा है कि सरकार अथॉरिटेरियन ना बने, तो फंडामेंटल राइट्स भी यही इंश्योर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या ना बने? अथॉरिटेरियन ना बने। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन नहीं बननी चाहिए, तभी हमने क्या दिए? फंडामेंटल राइट्स। और इन्हीं को बचाने का काम कौन करता है? जुडिशरी, थ्रू जुडिशियल रिव्यू, कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नहीं ले सकता, ना लेजिस्लेचर ना एग्जीक्यूटिव। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, अब ये फंडामेंटल राइट्स का आइडिया भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब पहले समझते हैं फंडामेंटल राइट्स का ब्रॉड फिलॉसफी, देन वी विल गो इनटू द जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे मेंशन है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी आर्टिकल, ताकि इसमें से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अब फंडामेंटल राइट्स वी बोरोड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे बिल ऑफ राइट्स था, उस बिल ऑफ राइट्स 1789 से इंस्पायर्ड है हमारे क्या? फंडामेंटल राइट्स। और इस फंडामेंटल राइट्स को कई बार बोल देते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अ कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, और ये पार्ट कौन से में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। और इससे पहले कि पार्ट 3 में आए, हमने देखा ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक मेंशन है। और जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि क्या होते हैं राइट्स, और इनका पर्पस क्या है। पर्पस इज टू, यहां पे लिख दो, टू प्रमोट डेमोक्रेसी। भाई जब तुम डेमोक्रेसी में मतलब क्या है कि लोग इंपॉर्टेंट हैं, और लोग इंपॉर्टेंट तभी हैं जब लोगों को क्या मिलेंगे? राइट्स मिलेंगे। इसलिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट आर कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि हमें लिबर्टी मिले, राइट्स मिले लोगों को, और गवर्नमेंट क्या ना बने? टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियन, टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। आया समझ में? यहां तक। अब हम करते हैं इसके बाद कि जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और एक टाइप है फंडामेंटल राइट्स। तो राइट्स को अगर हम डिवाइड करें तो ब्रॉड कैटेगरी बन जाती है लीगल राइट्स। तो ब्रॉड कैटेगरी इज लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हैं, दैट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसको भी समझ लें ताकि ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड अदर इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, या बेटर वर्ड इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी राइट्स। जो राइट्स आपको कोई एक्ट देता है, और उसके लिए एक और वर्ड है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। क्योंकि राइट्स की जब बात करेंगे तो वो लीगल हैं। अब लीगल दो तरह का तरीके से हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, एक किसी एक्ट में लिखे हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी दो तरह के राइट्स लिखे हुए हैं, एक तो लिखे हैं फंडामेंटल राइट्स, और एक है जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा हैं, दैट इज अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट 3 में नहीं आते, अदर देन पार्ट 3 हमारे पास क्या है? अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें फंडामेंटल राइट्स हम सब पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. No discrimination in public employment, Article 16. Article 17 is about
abolition of untouchability. ऐसे ही आर्टिकल 20 at 21 is right to life and personal liberty. ऐसे ही बहुत सारे राइट्स हैं जो कहां लिखे हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में. दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स. अगर मैं आपसे पूछूं इसको नाम फंडामेंटल क्यों दिया है, तो समथिंग इज फंडामेंटल व्हेन इट इज फंडामेंटल फॉर द existence of a human being. As a human being, for your mental, physical and intellectual capabilities, आपकी वो इंश्योर करने के लिए you need fundamental rights. So it is fundamental for the existence of an individual and is very fundamental for the existence of a democracy. That's why these rights are called as fundamental rights. और बाकी क्या है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. अब इसमें एग्जांपल लिख लें कौन कौन सी आती हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में. जैसे एक राइट है आर्टिकल 265 में लिखा है राइट नॉट टू बी टेक्स्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. अब एक यहां पे लिखा हुआ है, एक आर्टिकल 265 है, उसमें लिखा है ये, क्योंकि ये पार्ट 3 में नहीं आ रहा है तो ये क्या बन गया है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. इसमें लिखा है राइट नॉट टू बी टेक्स्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. मतलब कोई भी इंसान आप पे टैक्स नहीं लगा सकता जब तक कोई लॉ नहीं बनता वो टैक्स लगाने के लिए. तो आप पे टैक्स तभी लगेगा जब कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करेगा. ये आइडिया कहां से आया है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. कि मैं टैक्स तभी दूंगा जब मेरा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी. तो राइट नॉट टू बी टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब गवर्नमेंट तुम्हारे पे टैक्स नहीं लगा सकती बिना लॉ बनाए. कल को गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती मैंने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन इशू किया, आप पे टैक्स लगा दिया. उनको बजट लेके आना पड़ेगा, उनको बजट पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा, उनको एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पास करवाने पड़ेंगे, तभी आप पे टैक्स लगेगा, उसके बिना टैक्स नहीं लग सकता. दिस इज आर्टिकल 265. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. ये पूछ सकते हैं पेपर में कि भाई ये प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है या नहीं है. बिल्कुल है. मतलब लोगों का से होना चाहिए जब आप पे टैक्स लगे. क्योंकि जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते थे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट में. उस टाइम जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, तो हम बोलते हैं हम टैक्स नहीं देंगे. क्यों? बिकॉज हमारा से ही नहीं है. हम क्यों टैक्स दें? बिकॉज टैक्स आर टू बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इट कैन ओनली बी डन व्हेन पीपल हैव से इन दैट प्रोसेस. अब आता है इसके अलावा एक और आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 200A. ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी वाज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो बाद में हमने निकाल के इसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A में रख लिया, राइट टू प्रॉपर्टी. तो पता होना चाहिए कि दीज आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है पर हैं संविधान में ही. वैसी एक है आर्टिकल 230, आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326. आर्टिकल 325 इज रिलेटेड टू इलेक्शंस. इसमें लिखा गया है कि राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज या सफरेज. और इसमें लिखा है 326 में कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज यहां पे है राइट टू यूनिवर्सल सफरेज. यहां पे वर्ड अडल्ट नहीं है, यूनिवर्सल सफरेज मतलब तुम्हारा जो भी इलेक्शंस होंगे, या वर्ड ए नहीं है, वो कहां पे है 326 में, अडल्ट सफरेज. कि जिसकी भी एज 18 से अबव है, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू राइट टू वोट. तो यहां पे लिखा है राइट टू यूनिवर्सल सफरेज मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर. तो आर्टिकल 325 इज अबाउट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. 326 इज अबाउट एडल्ट फ्रेंचाइजी. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. यहां एज की बात हो रही है, यहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही. मींस दीज 325, 26, 265 एंड 300A दीज आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं. वैसे एक और इंपॉर्टेंट राइट है, वो है आर्टिकल 301 में राइट है, दैट इज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. राइट टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. अगर आपको किसी स्टेट के बीच में ट्रेड करना है, सामान लेके जाने हैं, दैट इज ऑल्सो योर राइट, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. तो मैंने आपको बता दिए कुछ ऐसे राइट्स जो क्या फंडामेंटल नहीं है पर संविधान में ही लिखे हुए हैं. ये हम पढ़ेंगे क्या है आर्टिकल 301, पर हमें ब्रॉड आइडिया मिल गया है. अब आते हैं जो हमारे अदर राइट्स हैं, लीगल राइट्स, जिनको बोल देते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. अब जो ये हमारे डिवीजन किया है हमने ये वाली स्टैट्यूटरी राइट्स की या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, इनमें तो बहुत सारे राइट्स आते हैं. आपके बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनमें आपको राइट मिलता है, वो हमने कल भी देखा था. दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज, जैसे हमारे पास है राइट टू
वर्क है मनरेगा के अंदर, उसका नाम चेंज कर दिया है, राइट टू एजुकेशन है, दैट इज आरटी एक्ट। वो भी क्या है, आपका लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। वैसे ही आपके पास एक और राइट है, दैट इज कॉल्ड एज राइट। जैसे आपके लेबर कोड्स हैं, वहां पे लेबर के राइट्स दिए हुए हैं कि लेबर के पास ये राइट्स हैं, जो नए लेबर कोड्स आए हैं उसमें उनको राइट्स दिए गए हैं लेबर कोड्स में, वहां पे भी राइट्स बहुत सारे मेंशन है। तो ऐसे ही आप अगर स्टैट्यूटरी राइट्स पढ़ेंगे, ऐसे एजुकेशन में है वो हमने लिख दिया। जैसे कई जगह क्या है, आपको राइट टू मैरी है, आपके एक्ट देखेंगे, आपके कुछ राइट्स फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जैसे राइट टू मैरी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पर एक्ट भी बने हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो राइट टू मैरी है, दैट इज राइट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, वो भी आपका क्या है, लीगल राइट है। तो प्रॉपर्टी वाले लॉज में ये लिखा हुआ है राइट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। वैसे ही आपके जो ये राइट्स हैं सारे एक्ट्स में लिखे हुए हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, पर आपको ब्रॉड मैंने बता दिए हैं। जैसे आप राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, ये भी कहां पे आ जाता है, लीगल राइट्स में। जैसे आप कोई कंपनी में कंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप कंट्रैक्ट करते हैं तो वो कंट्रैक्ट इन्फोर्स हो पाए, वो भी क्या है, लीगल राइट, राइट टू इन्फोर्स अ कंट्रैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, पर हमने आपको ब्रॉड बता दिए हैं। आपको ये समझ में आ गया कि फिर हमने जो लीगल राइट्स हैं, इसको हमने क्यों क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सर इसका एक पर्पस है, जब हम किसी चीज को फंडामेंटल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम उसको वॉयलेट ना होने दें। अगर वो वॉयलेट हो गया फंडामेंटल राइट्स, दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द सोसाइटी, एंड इफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू ऑल्सो इंश्योर उसकी प्रोटेक्शन भी ज्यादा हो। तभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अलग प्रोविजंस हैं, तभी हमने उसको अलग कैटेगरी में रख दिया है। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, अगर ये वॉयलेट होते हैं, तो पहले तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका वॉयलेशन बहुत ही क्या करेगा, इंपैक्ट क्रिएट करेगा फॉर द सोसाइटी। तो इनके वॉयलेशन को बचाने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक प्रोविजन है कि इनका वॉयलेशन ना हो। और उसी वॉयलेशन को रोकने के लिए हमने इंश्योर किया है, अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, देन दैट पर्सन कैन गो टू द देन दैट पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो पहली बात क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये बात है, आपको कहीं और लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रोविजन, ताकि क्योंकि ये राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड गेट्स योर राइट्स इन्फोर्स्ड। ये आइडिया है फंडामेंटल राइट्स का। क्योंकि अगर आपके बाकी राइट्स वॉयलेट होते हैं, अदर राइट्स वॉयलेट होते हैं, तो देन यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट बट नॉट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। देन यू कैन गो टू डायरेक्टली हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अब जब फंडामेंटल राइट्स आपके वॉलेट हुए, मान लो आपका आर्टिकल 14 वॉलेट हो गया, राइट टू इक्वालिटी, आप कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। कौन से आर्टिकल के अंदर जाएंगे, दैट इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वैसे अगर आपके कोई और राइट्स वॉलेट हो गए, आप हाई कोर्ट जाएंगे अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही जाने की पावर को क्या बोल देते हैं, कि जब जुडिशरी इन एक्ट्स कोई काम को रिव्यू करे कि आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जुडिशरी रिव्यू करे कि आपके साथ आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उस पावर को बोल देते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इसके ब्रॉड फीचर बताता हूं कि क्या है इसके ब्रॉड फीचर्स। इसको नोट कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फिर हम एक एक करके फंडामेंटल राइट भी पढ़ेंगे। आई होप जो ये पॉलिटी का जो है ये सेशंस हैं, ये दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला पेपर में, इन्हीं लेक्चर्स में से क्वेश्चंस आएंगे, पूरे के पूरे चांसेस हैं। बस एक चीज करें कि जो भी पढ़ रहे हैं, कल भी बताया था, उसको लॉजिक लगा के पढ़ें कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है। रट्टाफिकेशन इज नॉट द वे टू क्लियर प्रीलिम्स। ना यूपीएससी एग्जाम होगा उससे, प्रीलिम्स रट्टा फैक्चुअल होगा, बट उतने फैक्ट आप याद नहीं कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। तो आप वाई पे फोकस करके आंसर पे पहुंचोगे। इफ द स्टेटमेंट सीम्स लॉजिकल, वो तभी लगेगी जब आपने पहले लॉजिक लगाए होंगे, नहीं तो फिर सारे लॉजिक क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ऐसा है तो क्यों है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल वर्ड क्यों लिखा है,
ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी यू कैन अंडरस्टैंड द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द पॉलिटी। एंड पॉलिटी इज अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है इसमें। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट जो है, दैट इज कि फंडामेंटल राइट्स के जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या है, इसको हम कर लेते हैं। तो पहला फीचर तो आपको हमने अभी बताया है कि इसको वॉयलेशन के लिए आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर हम और भी फीचर पढ़ते हैं इसके। पहला फीचर क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ये किसको दिए हैं, सिटीजन्स को दिए हैं। किसके अगेंस्ट दिए हैं, स्टेट के अगेंस्ट दिए हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को स्टेट के अगेंस्ट दिए हैं। क्यों दिए हैं, स्टेट क्या ना बन जाए, अथॉरिटेरियन ना बन जाए। अब स्टेट अथॉरिटेरियन ना बने तो इससे क्या इंश्योर होगा कि डेमोक्रेसी बनी रहे। पर कौन से स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में। तो मतलब पॉलिटिकल स्फीयर में लोग डोमिनेट करें, ना कि कोई गवर्नमेंट डोमिनेट करे। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर सिटीजंस के राइट्स अगेंस्ट द स्टेट, और ये स्टेट को ये बनने से रोकती है, अथॉरिटेरियन इंश्योर करती है क्या, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इट मींस फंडामेंटल राइट्स इंश्योर political democracy in the country. It ensures political democracy in the country. ये कहां पे होता है, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स का कोर फीचर है। अगर फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को रोक रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, और नेगेटिव टोन में होंगे। फंडामेंटल राइट्स मोस्टली किस में होंगे, नेगेटिव टोन में, कि स्टेट ये ना करे। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स आर मोस्टली इन नेगेटिव टोन एंड दीज आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। ये आपको इंश्योर करना है। तो ये इसके कोर फीचर हैं फंडामेंटल राइट्स के। अब एक चीज देखें, अब फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, किसको मिलेंगे, ये दोनों को मिलते हैं, सिटीजन्स को भी मिलते हैं और जो नॉन सिटीजन है उनको भी मिलते हैं। बस एक चीज समझ लें, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो किनको नहीं मिलते हैं, नॉन सिटीजन को नहीं मिलते हैं, बाकी सारे इनको मिलते हैं। वो क्या है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। सिटीजन के पास क्या है, ऑल फंडामेंटल राइट्स। इनके पास क्या है, ये वाले नहीं है, तो बाकी सारे क्या है इनके पास, ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। 15, 16, 19, 29, 30 हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, पर याद कर लेना, these 15, 16, 19, 29, 30 these are not available for the, जो हमारे क्या हैं नॉन सिटीजन है, इनको नहीं मिलते हैं। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हम देखें तो इसको दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमने क्लासिफाई किया सिटीजन और नॉन सिटीजन किस किसको मिलते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटरी, जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं। हमने बिकॉज जस्ट फंडामेंटल राइट में लिख दिया, तो इसके कारण अपने आप वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए कोई लॉ बनाना नहीं पड़ेगा। आपने लिखा आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, राइट टू इक्वालिटी, दैट इज इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, ये आर्टिकल 14 अपने आप क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। इसके लिए पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दीज राइट्स आर कॉल्ड एज सेल्फ एग्जीक्यूटरी राइट्स। जस्ट बिकॉज वो संविधान में लिखे गए, तो अपने आप क्या आ गए, इन फोर्स में आ गए, जैसे ही संविधान 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया। बट जो नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी राइट्स हैं, ये वो राइट्स हैं जिनके लिए राइट्स लिखने के बाद भी आपको लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है। एंड देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं। इनको लिख लें कौन कौन से हैं। एक है आर्टिकल 17, एक है आर्टिकल 18, ऐसे ही एक आर्टिकल है 21 ए। आर्टिकल 17 इज अबाउट जो हमारा क्या है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। 18, 21 ए, और जो हमारा 29 एंड 23 एंड 24, हमारे जो 5 राइट्स हैं, दीज आर नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी। मतलब अनटचेबिलिटी को अगर पॉलिश करना है तो किसी को लॉ बनाना पड़ेगा, तभी ये राइट इनफोर्स में आएगा, नहीं तो नहीं इनफोर्स में आएगा। 5 हैं, 17, 18, 21 ए, 23 एंड 24। अब हम क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कर ही रहे हैं, क्या होते हैं 15, 16, 19, तो पहले एक बार क्या करते हैं, इन राइट्स को लिख ही लेते हैं कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, ताकि आपको इन राइट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तो उसके फीचर में हम पहले क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड कर देते हैं। ये इसलिए करवा रहा हूं कि यूपीएस ने पहले ये पूछ लिया था कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है, एंड दिस डिवीजन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी याद कर लें, द डिवीजन दैट वी आर मेकिंग हियर दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले लिखें, हम आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। अब जो आर्टिकल 12 है, इट प्रोवाइड्स कि भाई स्टेट है क्या, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट हैं, स्टेट के। पहले डिफाइन करता है स्टेट है क्या। फिर आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ले सके। आर्टिकल 12 में लिखा कि क्या है स्टेट, जिसके अगेंस्ट आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। क्या क्या आता है स्टेट में, क्या कोई पीएसयू स्टेट का पार्ट है या नहीं है, हम डिस्कस करेंगे क्या होती है स्टेट। 13 में लिखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, नोबडी कैन वॉयलेट दैट फंडामेंटल राइट्स। तो वो लिख दिया है यहां पे कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हो। यहां पे लॉ लिखा है, लॉ की बारे में लिखा है, और जो यहां लिखा है कि कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है डायरेक्टली, कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है जुडिशरी के पास। उसके बाद स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 टू 32, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद 33, 34, 35 और 31, ये कहानियां हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस को लेके हैं। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है पर से, पर इसकी एक्सेप्शंस को लेके हैं कि कहां कहां पे फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होंगे, तो हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। पर हम पहले पढ़ रहे हैं कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। तो इसको क्लासिफाई करें पहले, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 31, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें जो आर्टिकल 14 है, अब जो संविधान में क्लासिफिकेशन है वो क्या है, संविधान में क्लासिफिकेशन है, संविधान ने क्लासिफाई किया है, पहला जो राइट्स है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी। उसने ऐसे क्लासिफाई किए हैं, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें राइट टू इक्वालिटी में इसमें फंडामेंटल राइट्स डाले हुए हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो पहला क्लासिफिकेशन है राइट टू इक्वालिटी, ये है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में खुद डिफाइंड है ये कि राइट टू इक्वालिटी को कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं उसमें, 14 से 18। वैसे ही एक अगला क्लासिफिकेशन है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज राइट टू फ्रीडम, और उसमें लिखा हुआ है कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ये आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, दिस इज पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। वैसे अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे पेपर में आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि कौन कौन से राइट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं, वो है आर्टिकल 23 टू 23 एंड 24। दैट इज राइट अगेंस्ट, यहां पे क्या है, राइट अगेंस्ट, दोनों आर्टिकल हैं एक। इसको हम पहले इसको करते हैं, पहले इसको बाद में डिवाइन करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 को, नहीं तो पहले कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला हम करते हैं इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है, अगली क्लासिफिकेशन है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक ब्रॉड में डिफाइन कर रहा हूं जो संविधान में लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आते हैं आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। उसके बाद आते हैं राइट एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटीज, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये आते हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसको बना लें कि हमने इस 5 लेवल पे तो हमने डिवाइड किए हुए हैं, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटीज, और एक लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो ब्रॉड आर्टिकल है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 32। आई होप ये आपको विजिबल होगा, आर्टिकल 32, हाँ विजिबल है। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे संविधान में ओरिजिनल बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि ये एक एक राइट है क्या क्या, कि एक एक राइट का मतलब क्या है, ताकि आपको उसमें कोई डाउट ना आए। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी आर्टिकल इन ब्रॉड एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। जैसे आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ
एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सारे क्या है, लॉ के सामने बराबर है। फिर आता है आर्टिकल जो 15 है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंसान डिस्क्रिमिनेट ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगला आता है आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी बराबर होनी चाहिए। फिर 17 आता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब होता है कि कोई भी अब टाइटल नहीं लेगा, जैसे पहले राजा लिया करते थे, ताकि कोई भी लोग सुपीरियर और इंफीरियर ना बने। ये आर्टिकल 18 के अंदर है। अब आपको लग सकता है कि आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, तो अनटचेबिलिटी इज कैन बी अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पर नहीं, क्योंकि आपको ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। जो संविधान ने क्लासिफिकेशन किया है उसमें आर्टिकल 17 को इक्वालिटी में रखा है, बिकॉज अनटचेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है, यू आर क्रिएटिंग सुपीरियर एंड इंफीरियर क्लासेस, वो आपको नहीं करनी है। अनटचेबिलिटी मतलब बिल्कुल जो क्या है, दलित हैं, और वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हैं। तो कहां रखा है हमने, राइट टू इक्वालिटी में रखा है संविधान में। तो पेपर में आया था प्रीलिम्स में कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज इट पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इट इज पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, उसका पार्ट नहीं था। तो जो यहां पे आर्टिकल लिखे हैं 23-24 में, वही आपको लिखने पड़ेंगे, ना कि आपको बाकी लिखने हैं। जैसे आर्टिकल 23 मेंशन्स अबाउट, 24 मेंशन्ड अबाउट, जो हमारी क्या है, 24 इज अबाउट चाइल्ड लेबर एंड 23 इज अबाउट जो हमारी बैगिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो वो क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग, और 24 क्या है, चाइल्ड लेबर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉइटेशन। तो यहां पे हमने वो चीजें रखी है, ना कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, बिकॉज अनटचेबिलिटी का कोर आइडिया क्या है, दैट इट क्रिएट्स अ अनइक्वल सोसाइटी। वैसे आर्टिकल 19 टू 22 क्या है, राइट टू फ्रीडम, इसमें बहुत सारे राइट्स हैं। आर्टिकल 19 में बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। वैसे आर्टिकल 20 इज अबाउट कि प्रोटेक्शन ऑफ, जो हमारी क्या है, इंसान जिसको कन्विक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ऐसा ना हो कि आपको कन्विक्ट कर लिया ऑफेंस के लिए किसी पुलिस ने, स्टेट ने, और स्टेट अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, तो जिसको कन्विक्ट किया है उसके पास भी सर्टेन राइट्स होने चाहिए, ताकि उसका एक्सप्लॉइटेशन, वल्नरेबिलिटी ना हो। तो इसलिए आर्टिकल जो 20 है, इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 इज अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि आपको अरेस्ट और डिटेन करने से पहले क्या प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, या अरेस्ट के टाइम पे क्या मिलनी चाहिए, और कन्विक्शन के टाइम पे कहां पे मेंशन है, 20 में। डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28 में रिलीजन को लेके, हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल्स को लेके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कि आप कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हो, नहीं करना है तो ना करें, रिलीजन जो है अपने इंस्टीट्यूशन अपना काम चला सकते हैं, कहां कहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, वो कहां पे लिखी है, 25 टू 28। 29 टू 30 ये है कि राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। जब देश आजाद हुआ तो माइनॉरिटीज को ये डर था कि हमारा कल्चर खत्म ना हो जाए, तो हमने बोला कि हम आपको कल्चर को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सर्टेन फंडामेंटल राइट्स देंगे, उसको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहां पे रखे हैं, वो आर्टिकल 29 एंड 30 में। और आर्टिकल 32 इज अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर आपके संविधान वॉयलेट होता है तो यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट थ्रू different writs, and these writs are mentioned in article 32 of the constitution। आया समझ में यहां तक, ये वहां पे मेंशन्ड है। अब इसमें एक चीज और देखें कि these are the classification of rights। अगर हम इन राइट्स की क्लासिफिकेशन को अब जाके एक एक करके समझें, तो हमें फंडामेंटल राइट्स को और अप्रिशिएट कर पाएंगे। बट इससे पहले कि मैं एक एक राइट को पढ़ाऊं, आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं कि फंडामेंटल राइट्स जब इनफोर्स में आए संविधान के साथ, तो क्या डिस्प्यूट्स स्टार्ट हुए। और फिर उससे पहले समझते हैं एक और चीज, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। दो टॉपिक करने बड़े इंपॉर्टेंट है, तभी तुम फंडामेंटल राइट्स को अप्रिशिएट कर पाओगे। जुडिशियल रिव्यू का आइडिया समझेंगे, फिर समझेंगे कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स जब वो इनफोर्स में आए। फिर आएगा एक आइडिया, दैट इज आइडिया ऑफ, यहीं से डराइव होगा आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये समझने बड़े जरूरी है।
So now we will cover these three topics. Then we will go into each and every fundamental rights. आया समझ में? तो हम पहले पढ़ते हैं जो हमारा क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जो उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, एंड देन वी विल गो इनटू द वेरी बेसिक्स एंड निटी-ग्रिटीज ऑफ कि हमारे क्या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारा कवर हो जाए। अब जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसको दिया गया है, हमने आपको अभी बताया, आर्टिकल 32 में और 226 में, इसी में दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या है कि जुडिशरी रिव्यू करेगी अगर कोई भी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव की डायरेक्शन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी से जाके रिव्यू करवा सकते हैं। अगर जुडिशरी को लगा ये गलत है तो उस चीज को रद्द कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो ये आइडिया है जुडिशियल रिव्यू का, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है कि ये पावर किसको मिली हुई है, जुडिशियल रिव्यू की पावर। दिस पावर हैज बीन गिवन टू ओनली हायर कोर्ट्स। और क्या होते हैं हायर कोर्ट्स? दीज हायर कोर्ट्स आर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो नोट करके लिख लें, दिस पावर इज विद हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। ये किनके पास नहीं है पावर? लोअर कोर्ट्स के पास नहीं है। और प्री करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? when you study something, make sure that कि जो यहां पे यूपीएससी गेम खेल सकता है या स्टेटमेंट को गलत कर सकता है, वो कैसे कर सकता है कि जुडिशियल रिव्यू पावर हैज बीन गिवन टू ऑल द कोर्ट्स, नॉट जस्ट हाई कोर्ट्स। और ये गलत हो जाएगा बिकॉज लोअर कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है। दिस पावर हैज बीन गिवन ओनली टू हायर कोर्ट्स, दैट इज हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। पहला चीज ये है। दिस जुडिशियल रिव्यू का आइडिया वाज आल्सो टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम ये कर रहे हैं तो एक कंसेप्ट और आता है, इसको हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू को और डिटेल में, पर एक चीज और समझ लें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है तीन टर्म्स होती हैं, क्योंकि इसमें आएगा आगे जाके। एक होता है जुडिशियल सुप्रीमेसी, एक होता है आपका पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अब इसको समझें। In case of USA, this principle is applicable. What is this? Judicial supremacy. In case of Britain, this principle is valid. But in case of India, this principle is valid. क्या है ये समझते हैं। यूएस के केस में ना लेजिस्लेचर सुप्रीम है, ना एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, ना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। व्हाट इज सुप्रीम? इज जुडिशरी। इसका मतलब ये है अगर कल को कन्फ्लिक्ट आता है कि लेजिस्लेचर ने जो किया सही है या नहीं है, एग्जीक्यूटिव ने जो किया सही है या नहीं है, या जो संविधान में लिखा है वो सही है या नहीं है, दिस पावर हैज बीन गिवन टू जुडिशरी। तो जुडिशरीज वर्ड्स विल बी द फाइनल वर्ड्स। तो जुडिशरीज वर्ड विल बी द फाइनल वर्ड। दैट्स व्हाई जुडिशरी इज सुप्रीम, and it is supreme because judiciary in USA follows the principle of due process of law. Due process of law, ये यूएसए का कोर प्रिंसिपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके बिना यूएसए में जुडिशरी सुप्रीम ना होती। अब जब हम यूएसए की बात कर रहे हैं तो वहां पे बात किसकी मानी जाती है? एंड में अगर तीनों में कंफ्लिक्ट आता है तो जुडिशरी की बात मानी जाती है। जो जज ने बोल दिया उसको माना जाएगा, बिकॉज हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या होता है इसको समझते हैं, इसको याद में रखें। ये प्रिंसिपल बहुत वाइड पावर देता है किसको? जुडिशरी को। अगर इन केस ऑफ पार्लियामेंट कंफ्लिक्ट आता है कि इसकी बात माने, इसकी बात माने या इसकी बात माने, जो कि है ही नहीं है। इन केस ऑफ ब्रिटेन है ही नहीं है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है, वहां पे सारे लॉ के हैं बराबर हैं, कोई लॉ सुप्रीम या फंडामेंटल है ही नहीं है। तो अगर इनके बीच में कंफ्लिक्ट आता है
तो क्या जुडिशरी के पास पावर है उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की? नहीं है। किसकी पावर ज्यादा है? जो इसने बोल दिया दैट इज सुप्रीम, इट मींस पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अभी बोलते हैं कि ब्रिटेन की अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि दिन है या रात को दिन या दिन को रात, तो वो मानना पड़ेगा बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उसकी बात को तुम चाहे वो इलॉजिकल ही क्यों ना हो, बट ये मान के कि लोगों की विल से ही पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है, इट मींस विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम इन ब्रिटेन एंड दैट इज व्हाई पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बिकॉज इन केस ऑफ ब्रिटेन जुडिशरी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब वहां जुडिशरी के पास जो पावर है, वहां जो जुडिशरी के पास पावर है इन केस ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे प्रोसीजर फॉलो होता है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर का मतलब सिंपल है कि वहां पे पार्लियामेंट ने प्रोसीजर सही फॉलो किया है या नहीं, लॉ में क्या लिखा है दैट डजंट मैटर, दैट विल बी द वर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट जो फाइनल होंगे। वहां पे जुडिशरी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन केस ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन केस ऑफ इंडिया ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट है। बिकॉज इन इंडिया ना हमारा लेजिस्लेचर सुप्रीम है, ना हमारा एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, ना हमारी जुडिशरी सुप्रीम है। दीज थ्री ऑर्गन्स वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो इंडिया में चीजें कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और ये तीनों प्रिंसिपल्स ये दिखाते हैं कि तीनों कंट्रीज की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। यूएस के अगर हम कंट्री को स्टडी करें तो वहां समझ में आता है, वहां पे जजेस की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखा गया है कि जो वहां की कांग्रेस ने या सेनेट ने कुछ भी किया, अगर जजेस को लगता है वो गलत है तो गलत माना जाएगा। इट मींस विल ऑफ द पीपल इज नॉट सुप्रीम इन केस ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। पर ब्रिटेन में विल ऑफ पीपल मानी जाती है। और इन केस ऑफ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी विल ऑफ पीपल है, बट दैट विल इज सुप्रीम। और बाकी जो इलेक्शन से विल आ रही है वो इतनी सुप्रीम नहीं है। तो उस विल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसको सुप्रीम माना जाता है। तो वहां पे कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीनों के सुप्रीमेसी शो करती है कि किन पे भरोसा ज्यादा है, किन पे कम है। और इन केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उसका जो फीचर है, उसका काम क्या है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कामों पे चेक रखे। अब इसको चेक रखने के दो तरीके होते हैं, हमने देखा, उसे बोल देते हैं, अभी पढ़ा हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रिटेन में हुआ करता है, ये कहां होता है? यूएसए में। इंडिया में पहले ये हुआ करता था, अब हम इधर शिफ्ट कर गए हैं, कर रहे हैं। तो इंडिया में कंडीशन प्रोसीजर से कहां जा रही है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। अब समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ। अब इसमें देखो, अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, वो जुडिशरी के पास जाएगा, मान लो किसके लिए? रिव्यू के लिए। मान लो चला गया। अब ये पावर जुडिशरी के पास अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के जरिए आई है, इसका मतलब क्या है? जुडिशरी बस ये चेक करेगी कि जो लॉ बनाया है वो प्रोसीजर को देख के बनाया है कि नहीं, प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं। मतलब लॉ था इसके लिए पहले देखेगी, जो काम किया है कि लॉ बन गया था, क्या उसी ने बनाया जिसके पास पावर थी? ये ना हो कि पावर सेंटर की थी, किसने बना दिया? स्टेट ने। पावर स्टेट की थी, किसने बना दिया? सेंटर ने। ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो जिसके पास पावर थी, क्या उसी ने लॉ बनाया? तो क्या उस चीज के लिए लॉ बना हुआ था? क्या उस लॉ को प्रॉपर प्रोसेस से बनाया? मतलब उसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो अचीव की या नहीं की? इसका मतलब लॉ में लिखा क्या है दैट इज नॉट द फोकस एरिया अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट ये देखते हैं कि लॉ बनने का प्रोसेस और प्रोसीजर सही था कि नहीं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आपने लॉ बनाया,
दैट लॉ इज इलॉजिकल, पर जुडिशरी उसमें नहीं जाएगी टिप्पणी में कि लॉ अपने आप में क्या है, बट लॉ जो बना उसके बनने का तरीका क्या था वो सही है कि नहीं, मतलब इसे फोकस किस पे है, प्रोसीजर पे फोकस है। बट इन केस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ द फोकस इज नॉट जस्ट ऑन प्रोसीजर बट ऑल्सो उसके कंटेंट में भी है कि लॉ अपने आप में फेयर एंड रीजनेबल है या नहीं है। तो इन केस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फोकस किया जाता है कि लॉ का प्रोसीजर तो देखेंगे देखेंगे, प्लस क्या देखेंगे, जो लॉ अपने आप में फेयर है, रीजनेबल है या जस्ट है या नहीं है। तो इन चीजों को भी साथ में देखना पड़ेगा, फेयरनेस, उसका रीजनेबल और जस्ट कंटेंट है कि नहीं है। और ये कौन डिसाइड करता है चीजें, कि जज डिसाइड करेगा उसको ये चीजें लगती हैं या नहीं लगती, और जजेस के पास पावर है, तभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी की क्या होती है, सुप्रीमेसी होती है। इन इंडिया जो हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट no one should be deprived of his life or personal liberty except procedure established by law. वर्ड क्या है, except procedure established by law. But after the मेनका गांधी केस ये चीज हमने बोली कि अब आज के बाद प्रोसीजर established by law will be read as due process of law. तो आफ्टर मेनका गांधी केस हमने प्रोसीजर established by law को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चेंज कर दिया है। It means in India, judges are also getting more powers under the due process of law. That's why you see judicial activism in India, where judges not just see the process, but also the content of the law, कि वो अपने आप में सही है कि नहीं, इसलिए judges की पावर इंडिया में बढ़ रही है। Now in India, judiciary is more powerful as compared to earlier times, because earlier we followed procedure established by law and now due process of law. ये समझ में आया आपको। अब हम करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन कहां पे आता है, प्रीलिम्स में आता है, तो स्टार मार्क करके वो पॉइंट्स भी साथ में लिख लें, उसको मिस ना करें। अब क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल रिव्यू, अब ये जो जुडिशियल रिव्यू है इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लेजिस्लेचर एक्शंस as well as executive actions, as well as executive actions, दोनों के एक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर एक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ के लिए, मतलब लीगल पार्लियामेंट के लिए जो काम किया वो आएगा जुडिशियल रिव्यू में, एग्जीक्यूटिव का काम भी आता है। और अगर किसी जज को लगता है कि वो क्या है, जो एक्ट है वो सही नहीं है, तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, कोई लॉ है, मान लो उसमें 500 प्रोविजन है, आपके 2 प्रोविजन गलत हैं, ये नहीं कि पूरा लॉ का पूरा लॉ ही क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओनली टू द एक्सटेंट दैट लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओनली टू द एक्सटेंट। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लॉ क्या कर दिया उन्होंने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 5 प्रोविजन गलत थे, उन्होंने 5 प्रोविजन को हटा दिया, बाकी लॉ को जैसे इन्फोर्स हो रहा था वैसे होने दिया। और अब जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये कहां से मिलती है, ये कहां मेंशन्ड है, एक तो मेंशन्ड है आर्टिकल 13 में और एक मेंशन्ड है आर्टिकल 32 एंड 226 में। क्योंकि हमने पढ़ा ना, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो रिट्स के थ्रू आर्टिकल 32 के अंडर राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है, एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहां पे ये नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बट क्योंकि वो कुछ कर सकती है तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि दिस इज implicitly mentioned in आर्टिकल 32 एंड 226। बट आर्टिकल 13 में डायरेक्टली लिखा है कि नो लॉ कैन वायलेट और अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स। इट मींस जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 13 में ये चीज डायरेक्टली लिखी है, एंड दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इनडायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, देयर आर 5 की पॉइंट्स फॉर दैट, उसको याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है उसके फीचर्स। अब उसका पहला फीचर है कि जनरली जो जजेस हैं, अगर कोई लॉ अभी फोर्स में नहीं आया है तो तब तक वो जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाते हैं, वो तभी लगाते हैं जब लॉ इनफोर्स हो जाए,
सो दैट लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट अगर हो रहे हैं तभी वो उसको जुडिशियल रिव्यू को यूज करेंगे। जस्ट बिकॉज वो लॉ अभी इन्फोर्स में नहीं आया है, पेपर में है, तब तक वो जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाते हैं। दूसरा फीचर ये है, जनरली जजेस सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते हैं। जनरली वैसे लेते हैं आजकल तो, पर इन जनरल वो अपने आप नहीं लेते हैं। लोग अगर कोर्ट में आएंगे कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तभी जजेस जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करते हैं। और अगर मान लो देर आर टू इंटरप्रिटेशंस, अगर कोई लॉ है उसकी दो इंटरप्रिटेशन है, एक इंटरप्रिटेशन से बोल रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रही है, एक इंटरप्रिटेशन बोल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जजेस अगर एक भी इंटरप्रिटेशन से कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है तो जजेस प्रेफर दिस इंटरप्रिटेशन। ये जुडिशियल रिव्यू का एक कोर प्रिंसिपल है। और जिस दिन उन्होंने बोला कि भाई ये लॉ क्या है, गलत है, तो सेम डे उसी टाइम लॉ क्या बन जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये चीजें क्या होती हैं, प्रोस्पेक्टिव होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होती हैं। जब ये जुडिशरी बोलेगी तभी से ये चीज वैलिड होगी। ये प्रोस्पेक्टिवली होते हैं, लॉ उस दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है। एंड फॉर दैट दिस थिंग कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशरी हैज टू प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक। वो ये नहीं कहेगी बस ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। In the judgment, that logic has to be explained because judiciary has to be accountable for their actions. और ये हमारे इसके 5 फीचर हैं। आया समझ में? ये 5 फीचर हैं किसके, जुडिशियल रिव्यू के। ये आप इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। नाउ वी विल गो इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज conflict between conflict in with the topic of fundamental rights। और जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को बहुत यूज किया है, और इस पावर को यूज करके जुडिशरी ने बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स हैं उसे बचाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है इंडिया में, ये इसलिए इंप्लीमेंट होता है कि जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का यूज करती है। इंडिया में अगर सेकुलरिज्म है, अगर फेडरलिज्म है, अगर रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें इसलिए हैं बिकॉज जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का यूज करती है टू इंश्योर these principles of constitutions are always upheld। और इसमें जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इन केस ऑफ मिनर्वा मिल्स केस, हम आगे पढ़ेंगे इस केस को, पर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू को हमने कहा रखा है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जुडिशियल रिव्यू को माना जाता है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये कहां बोला गया था, इन केस ऑफ मिनर्वा मिल्स केस। ये हुआ था मिनर्वा मिल्स केस, उसमें बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है, मैं बता देता हूं, पर आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल धारा है वो जुडिशियल रिव्यू को अपने आप में लेती है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को तुम चेंज नहीं कर सकते। इवन इफ यू वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, you can amend the constitution, but you cannot violate its basic structure। it means basic structure are the key features of the constitution। ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर इसको वॉयलेट कर दिया, काम क्या हो जाएगा, खत्म। तो जुडिशियल रिव्यू को हमने पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर माना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कंफ्लिक्ट जो हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो इसको हेडिंग बना लें, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स को कितना बदला जा सकता है, इसको लेके पूरी हिस्ट्री है, उसको समझते हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स थोड़ा टेक्निकल है पर बड़ा इजी है, हम इसको केसेस के थ्रू समझ लेंगे, पर इसको अच्छे से कर लेना ताकि आपको दोबारा कोई दिक्कत इसमें ना आए, ठीक है। अब अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में ये कहानी स्टार्ट होती है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या एग्जैक्ट लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, इसमें वर्ड क्या लिखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो लिखे हैं द इट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रोवाइडेड दैट law should not that the state should not make any law that take away or abridge one or fundamental rights। it means state cannot make law that can take or abridge, take away or abridge
वन और मोर फंडामेंटल राइट्स। मतलब स्टेट लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स को ले नहीं सकती या उनको कम नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। अगर ऐसा करती है तो दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड void to the extent the law violates the fundamental rights। तो मतलब फंडामेंटल राइट को कोई भी लॉ बना के नहीं ले सकता, ना कम कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो लॉ अपने आप में क्या बन जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, ये यहां पे लिखा हुआ है। अब जब संविधान फोर्स में आया, तो एक बड़ी डिबेट आई कि इंडिया में लैंड को लेके बड़ी इनइक्वालिटी है, तो हमें लैंड रिफॉर्म्स लेके आने थे। लैंड रिफॉर्म्स आएंगे तो आप किसी की प्रॉपर्टी को लोगे, तो जब किसी की प्रॉपर्टी को लोगे उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो डिबेट आई कि मेरी प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, सरकार मेरी प्रॉपर्टी कैसे ले रही है, और हमने संविधान में अमेंडमेंट भी की इसको लेके। तो ये डिबेट कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उस टाइम बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ क्या आए, हम इनिशिएटिव लेके आए, तो लोगों को लगा हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं। कौन से? राइट टू इक्वालिटी वाले, कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों दिए जा रहे हैं। तो हमने जब संविधान में अमेंडमेंट की और ये चेंजेस लेके आए, तो ये डिबेट कहां गई? सुप्रीम कोर्ट गई कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती, बिकॉज लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स को नहीं लिया जा सकता, तो सरकार अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती। ये क्या दलील रखेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और यहां से स्टार्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कैसे इंटरप्रिटेट करना स्टार्ट किया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो हम पहली अमेंडमेंट लेके आए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यहां से सारी डिबेट स्टार्ट हुई फंडामेंटल राइट्स को लेके। बस ये समझ लें, फंडामेंटल राइट्स की फाइट किसके साथ है? स्टेट की पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन या टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला जो हमारी अमेंडमेंट आई इन 1951, इन दिस अमेंडमेंट बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे एक चेंज किया गया आर्टिकल 15 में, 19 में, एक आर्टिकल 31 में, ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला। तो हमने इस आर्टिकल में चेंजेस किए, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं, और जिन लोगों के राइट्स वॉयलेट हुए फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इनको अमेंड किया गया तो किसी को इंपैक्ट पड़ा होगा, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो जिनमें मेन चीज क्या थी, वही राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज किया गया, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ हम इनिशिएटिव लेके आए। जब ये अमेंडमेंट हुई तो इसको चैलेंज किया गया इन द केस नोन एज शंकरे प्रसाद केस। शंकरे प्रसाद केस of the year 1951, of the year 1951, शंकरे प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। 1951 में ये चीज कहां गई? सुप्रीम कोर्ट गई। अब जब ये चीज सुप्रीम कोर्ट गई तो इन दिस केस क्या बोला गया कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा है, दैट वर्ड इज लॉ, और जो पार्लियामेंट ने किया है वो की है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लॉ है आर्टिकल 13 के अंदर, उसका मतलब अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 वो अलग है। तो उन्होंने किया कि जो पार्लियामेंट है इसके पास दो तरह की पावर्स हैं। तो पहली पावर है ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। और यहां से इन्होंने इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बोला कि भाई जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर है, अगर वो इसका यूज करती है तो जो चीज बनती है वो क्या है? उसे बोलते हैं लॉ, और जो ये कर रही है उससे होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1951, इसके अंदर जो भी किया है वो लॉ की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, वो तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहां पे ये चीजें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के दायरे में नहीं आती हैं। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इट डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ, इसलिए
फंडामेंटल राइट्स को लिया जा सकता है क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए कि भाई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर अंडर आर्टिकल 368 का यूज करके कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स टू। तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है जितना मर्जी बाय पार्लियामेंट प्रोवाइडेड इट मस्ट बी डन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये बात हुई तो ये चीज, यही स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का चलता रहा टिल सज्जन सिंह केस। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह केस 1965 तक यही स्टैंड को मेंटेन किया कि भाई तुम्हारा आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 अलग अलग है। जो काम आर्टिकल 13 के अंदर किया ही नहीं है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में आता ही नहीं है, मतलब वो चीज जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती नहीं है, मतलब अमेंडमेंट के लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर है ही नहीं, तो इसलिए आप जितना मर्जी अमेंड कर सकते हो। और फिर ऐसा ही हुआ, पार्लियामेंट एक और अमेंडमेंट लेके आई, दैट इज 17th अमेंडमेंट, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट जब आई तो फिर लोग कहां गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और इस 17th अमेंडमेंट एक्ट को जब चैलेंज किया गया, और जब वो चैलेंज किया गया, दैट वाज चैलेंज एंड दैट केस नेम इज गोलकनाथ केस ऑफ 1967। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो इंटरप्रिटेशन थी सुप्रीम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने क्या बोला, दो पावर हैं, एक है लॉ मेकिंग पावर और दूसरी पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। तो उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 368 है उसकी हेडिंग क्या हुआ करती थी उस टाइम, उसकी हेडिंग, उस संविधान के उस आर्टिकल की हेडिंग क्या थी, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हेडिंग थी, ये हेडिंग थी आर्टिकल 368 की। तो इसमें गोलकनाथ ने बोला कि भाई आर्टिकल 368 में तो लिखा है कि कैसे पार्लियामेंट को, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। आर्टिकल 368 के अंदर पावर तो दी नहीं है, इट ओनली मेंशन अबाउट द प्रोसीजर, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पावर। तो इसका मतलब ये वाली पावर तो पार्लियामेंट के पास है ही नहीं है, इट इज ओनली द प्रोसीजर दैट इज मेंशन इन आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 368। तो क्या करें फिर, तो वो कहा कि जो भी कर रहे हो किसके अंदर आ रहा है वो, it comes under the definition of law and that is will be under judicial review. It means fundamental rights cannot be amended at all. तो गोलकनाथ केस में जो स्टैंड आया वो सिंपल आया कि तुम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते बिकॉज जो आपके पास पावर कह रहे हो वो पावर नहीं है, वो प्रोसीजर है। आर्टिकल 368 में ओनली प्रोसीजर इज मेंशन्ड, और उस प्रोसीजर के अंदर अब जब आप जो भी करोगे वो लॉ की डेफिनेशन में आएगा, और जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता। तो एज पर जुडिशियल रिव्यू नो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई, भाई कोई भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं लिया जा सकता, ये गोलकनाथ केस में बोला। तो जो शंकरी प्रसाद था और सज्जन सिंह था, इसमें बोला गया कि आप शंकरी प्रसाद 1951, उसके बाद टिल सज्जन सिंह 1965, और फिर गोलकनाथ केस 1967। ये 1967 है, 1965 है। यहां तक बोला गया, क्या चल रहा है यहां तक कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग है, लॉ अलग है, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं इसका यूज करके, इसका यूज करके नहीं कर सकते। इसमें बोला कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की पावर है ही नहीं है, और इसलिए जो भी है वो किसके दायरे में आता है, लॉ के दायरे में आता है, इसलिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। फिर पार्लियामेंट ने अपना और इनोवेशन किया एंड पार्लियामेंट केम आउट विद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1971। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, पहले तो उन्होंने कहा कि जब गोलकनाथ ने बोला कि आर्टिकल 368 में क्या वर्ड मेंशन नहीं है, हेडिंग में पावर क्या मेंशन है, प्रोसीजर।
तो उन्होंने आर्टिकल 368 को चेंज किया और क्या लिखा, उसकी हेडिंग में लिख दिया पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला कि ठीक है भाई, आपने बोला था पावर नहीं है, हमने क्या लिख दिया वहां पे, वर्ड पावर लिख दिया। और आपने बोला था कि प्रेसिडेंट के पास क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर, तो वहां लिख दिया स्पेसिफिकली उस आर्टिकल में, आर्टिकल 368 में दो चेंजेस किए, एक चेंज किया ये लिख दिया, दूसरा क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर भी है, ताकि दोनों क्लैरिटी अब ना आए, डाउट ना आए। और ये भी लिख दिया आर्टिकल 368 में कि जो भी आर्टिकल 368 में कर रहे हैं वो किससे अलग है, आर्टिकल 13 से अलग। सेपरेशन लिख दिया कि आर्टिकल 368 के अंदर जो किया वो काम है, वो आर्टिकल 13 में किया गया काम से अलग है। और हमने आर्टिकल 13 में भी चेंज कर दिया, वहां पे भी लिख दिया डायरेक्टली, जो आर्टिकल 13 में किया गया काम है वो आर्टिकल 368 से अलग है, ताकि कोई डाउट ही ना आए। जो गोलकनाथ केस में लॉजिक दिए गए थे कि इनके पास अमेंडमेंट की पावर नहीं है, हमने उन सभी लॉजिक्स को उल्टा करके अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया, बता दिया कि 368 में पावर भी है, प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर भी है, 368 13 से अलग है और 13 368 से अलग है। तो हमने दोनों आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की और बोला अब तो पावर आ गई। तो अब ये केस गया 1973 सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस 1973। 1971 के बाद 1973 में केस गया और उनमें फिर चैलेंज किया गया कि जो ये अमेंडमेंट की है ये सही है कि नहीं, कौन सी 24th अमेंडमेंट। गोलकनाथ ने बोला था नहीं है, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। तो केशव नंदा भारती केस में बोला गया कि 24th अमेंडमेंट में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, दोनों पावर्स हैं, लॉ मेकिंग भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली पावर। बस ये कहना गलत है कि उसकी अमेंडमेंट पावर को चेक नहीं किया जा सकता, वो चेक किया जा सकता है थ्रू, तो यहां से आया नया आइडिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बोला हाँ अमेंड किया जा सकता है, तो वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो 24th अमेंडमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई थी उसको मान लिया, बस साथ में कौन सा एलिमेंट ऐड कर दिया, अमेंडमेंट अनलिमिटेड नहीं होगी, दैट कैन बी कर्टेल्ड by using the doctrine that is doctrine of basic structure। तो केशव नंदा भारती केस में बोला गया कि भाई ये क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बोला कि कोई भी संविधान है, इसके कुछ बेसिक्स हैं जिसको तुम वॉयलेट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हो, अमेंडमेंट का मतलब है यू आर मेकिंग चेंजेस विदाउट ऑल्टरिंग द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक जो फिलॉसफी है तुम उसको अमेंड नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन आया कि जो बेसिक फिलॉसफी है ये है क्या, तो उन्होंने बोला दिस इज डायनामिक, मतलब हम इसके बारे में आज नहीं बता रहे हैं, धीरे धीरे ये हम बताते रहेंगे। हमने देखा ना कि मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बोला कि भाई इस केस में कि दिस इज अ डायनेमिक और इवॉल्विंग टाइप की डॉक्ट्रिन है, विद टाइम जजेस विल कीप एडिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बट इसका मतलब क्या है कि फिलॉसफीज विच आर वेरी फंडामेंटल बेसिक वो नहीं हिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो यू कैन नॉट कन्वर्ट इंडिया इन योर डिक्टेटरशिप। India is a kind of a federal form of government. You can't make it a unitary form of government. So India is a secular nation. You can't make it a theocratic nation. तो कुछ philosophies हैं जो हमारे constitutional makers ने ध्यान में रख के संविधान में बनाई हैं। तो पूरी जो हमारी ये philosophies हैं संविधान में घूम रही हैं, तो तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत सारी चीजें अब ऐड कर ली गई हैं किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में। अगर हम तब से केशवानंदा भारती केस के बाद की बात करें तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। जैसे एक चीज क्या है जो अभी बताइए आपको, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बिना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तुम इसको वॉयलेट नहीं कर सकते, इसको तुम अमेंड नहीं कर सकते, इसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी NJAC, उसमें बोला गया क्योंकि ये अमेंडमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करती है, इसलिए ये अमेंडमेंट क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे ही फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगती हैं। सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे हमारी डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, इंडिया रिपब्लिक, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसको तुम वॉयलेट नहीं कर सकते हो। वही इज फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स कुछ एस्पेक्ट्स के हैं पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो कहानी बनाई है ये भी किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का। तुम इसको भी डिल्यूट नहीं कर सकते। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि आर्टिकल जो हमारा ये जुडिशियल रिव्यू है ना, आर्टिकल 32 टू 26, ये क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 14 में क्या, रूल ऑफ लॉ, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और ये सारी चीजें क्या है हम समझते हैं। जैसे सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में यही है ना, इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सॉवरेनिटी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट वायलेट दीज प्रिंसिपल्स। और ये ऐड होती रहती हैं, पर दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट जो हमारी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 में, 15 में, 19 में, 21 में, दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऐसे हैं, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट पार्ट, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपको समझना है कि जब ये केशवानंद भारती केस आया इन 1973, जब ये केस आया इन 1973, तो उसके बाद एक अमेंडमेंट आई, दैट इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ट्राई किया गया कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट आई थी ड्यूरिंग इमरजेंसी। गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू गेन मोर पावर, देन दे थॉट कि हमारी पावर पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाए, थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम बोल देते हैं कि जो भी अमेंड करना हो हम कर देंगे, और इसको तुम पाके जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते। पर इसको बाद में चैलेंज किया गया इन मिनर्वा मिल्स केस। उसमें बोला गया जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो जो भी आप अमेंड करोगे उसका रिव्यू होगा अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमने अमेंडमेंट की, पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट केशवानंद भारती केस के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और इसमें हमने ट्राई किया कि हम अनलिमिटेड पावर दे दें किसको, जो पार्लियामेंट है अमेंडमेंट की। तो हमने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 एंड 5 ऐड किए, जो कि आज नहीं है पर हमने ऐड किए। ये किसको पावर दे रहे हैं, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तुम कोर्ट के आगे चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट के आगे चैलेंज नहीं कर सकते, और कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें दो चीजें ऐड की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशरी के आगे चैलेंज नहीं कर सकते, और amendment can be used to amend anything। तो इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड। क्यों बोला, बिकॉज दिस इज जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो मिनर्वा मिल्स केस में बोला कि ये कहानी खत्म है। अब ये पक्का क्लियर है कि आप संविधान को उतना ही बदल सकते हो जितना बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रह के, यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज भी हमारा यही स्टैंड है कि संविधान को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, बट उसी एक्सटेंट तक जब तक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो। और जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने 42nd अमेंडमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ने ज्यादा पावर लेने की कोशिश की, हमने उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आया समझ में ये चीज। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें हम आर्टिकल 12-13 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे लास्ट तक। Keep revising those topics, and if you have any doubt you can mention in the comment section. We'll try to resolve your queries, but आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। Try to learn polity in a logical manner. Thank you so much. We'll see you soon in the next session tomorrow.